नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस सेट 4 की। इसकी पिछली आपको प्रैक्टिस सेट देखना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बेल आइकन पे कार्ड दिखेगा, तो आप ठीक है लिंक पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं पिछली क्लासेस। दोस्तों, यहाँ पर आपको हम पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट यानी कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन लाते हैं, जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार रहेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में हाई स्कोर पाने के लिए बहुत ही मदद करेंगे साथियों। इससे यह पता चलता है किस टाइप से प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाले हैं नए पैटर्न पर। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। दोस्तों, सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में करें। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न को आप लोगों को यह करना है, प्रश्न को रीड करना, वीडियो पॉज करके इसके बाद कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, जो जल हो गया, कागज हो गया, जंगल हो गया, मिट्टी हो गया, इसमें से प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं, यह बताना है। ठीक है। देखिए, जल जो प्राकृतिक है तो आपका यह प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। जंगल भी प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है, तो वो भी आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया। मिट्टी भी आपका प्रकृति का देन है। लेकिन दोस्तों, कागज जो है यह प्रकृति का देन नहीं है। ठीक है, तो कागज यह मानव निर्मित है और इसे बनाया जाता है, तो यह प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। जो रतौंधी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी के, विटामिन ए के, विटामिन डी के, विटामिन सी के। तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों, तो आपके विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मानव के किस तंत्र पर पड़ता है। अगर वायु प्रदूषण होता है तो मानव का ऐसा कौन सा तंत्र है जिस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। उत्सर्जन तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर, पाचन तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव जो मानव के किस तंत्र पर पड़ता है वह आपका श्वसन तंत्र है। ठीक है, वायु प्रदूषण होगा तो हमें ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा, तो हमें श्वास लेने में दिक्कत होगी, तो श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो ये सभी प्रश्न हैं आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर रहेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के बुक से यहाँ पे निचोड़ लिया गया है जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने थे। ठीक है, यहीं से प्रश्न आना है और कहीं से नहीं आना है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक 3 to 8 क्लास तक अगर आप रीड स्टडी कर लेते हैं और हमारे प्रश्न अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो सभी वीडियो अच्छी तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन बता रहा हूँ, आउट ऑफ 150 में 125 जरूर आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, स्टडी करते रहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पे लगातार पढ़ता रहेगा और जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया है जिसने भी, और लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, उसी का सिलेक्शन होगा। बैठे बैठाए यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग बैठे होंगे, सोचे होंगे जब एग्जाम डेट, ठीक है एग्जाम डेट तो आ गई है, एग्जाम के 10 दिन में हम 1 हफ्ते में तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, दूध से है, उद्योग से है, वन से है, कृषि से है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं वह कृषि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। निम्न में से खरीफ ऋतु में उगने वाली फसल कौन है। अब खरीफ ऋतु सभी लोग जानते हैं, बाजरा होगा, गेहूं होगा, चना होगा, जौ होगा। ठीक है, तो खरीफ जो ऋतु होती है उसमें क्या बोया जाता है, वो आपका बाजरा बोया जाता है। ठीक है, और रबी की फसल में आपका चना हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये रबी की फसल में, और खरीफ की फसल में बाजरा हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, CO2 गैस के कारण है, CH4 यानी कि मीथेन के कारण है, या CFC गैस के कारण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है,
पानी को हानि पर पहुंचाता है, शोर को, या रेफ्रिजरेटर को पहुंचाता है यानी कि फ्रिज को। ठीक है, तो CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है, सभी लोग जानते हैं, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। ओजोन परत क्या है? आकाश से जो आने वाली होती हैं, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन्हें धरती पर आने से ये ओजोन परत रोकती है। ठीक है, तो ये CO2 के अधिक मात्रक होने के कारण ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पे धरती में तपन और ज़्यादा बढ़ेगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अमाशय से संबंधित होने वाली बीमारी है, यानी कि अमाशय से संबंधित होने वाली बीमारी होना चाहिए, तो कौन सा है दोस्तों? दस्त लगना है, क्षय रोग है, हृदयघात है, फेफड़ों में पानी भरना है। तो दोस्तों जो अमाशय यानी कि जो पाचन से संबंधित होगा, तो दस्त लगना जो होता है अमाशय से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आपका बृहस्पति है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण सामग्री के लिए कई विधाओं में से एक विधा कौन सी है? जो शिक्षण की सामग्री है उसमें से कई, शिक्षण सामग्री में कई विधाएं होती हैं, लेकिन उसमें से एक विधा कौन सी है? पुस्तक है, पोस्टर है, प्रोजेक्टर है, आर्थिक है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षण सामग्री के लिए कई विधाओं में से एक विधा आपका पुस्तक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार है और NCERT पर सभी सिलेबस आधारित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं? हर्बर्ट स्पेंसर हैं, आर्मस्ट्रांग हैं, रायबर्न है, पेस्टोलॉजी हैं। तो अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है आपके? आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण का सबसे अधिक प्रदूषक कौन है? यानी हमारे पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषक कौन पहुंचाता है या बनाता है? औद्योगिक विकास, पशु समाज, मानव समाज, पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों जब जब हमारे देश में देखिए लगातार वृद्धि होती जा रही जनसंख्या के, जिस देश में जनसंख्या वृद्धि होगी वहाँ पे ठीक है खपत भी ज़्यादा होती है, उपयोगी सामान भी ज़्यादा होते हैं। तो पर्यावरण का सबसे जो ज़्यादा अधिक प्रदूषक होता है वह मानव समाज ही है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु जिसका सपना है भैया गवर्नमेंट टीचर बनना, शिक्षक बनना, तो सभी लोग अपने 30 में से कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दें। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, यानी जो आपदा का प्रबंधन किया जाता है उसका आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास का कार्य, आपदाग्रस्त लोगों को राहत व बचाव का कार्य, आपदाग्रस्त लोगों का तात्कालिक सहायता कार्य, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी हो जाएगा, कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास का कार्य करना चाहिए, आपदाग्रस्त लोगों को राहत व बचाव कार्य करना चाहिए, और आपदाग्रस्त लोगों का तात्कालिक सहायता करना चाहिए। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपको उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शिक्षण में तुलना कर सकने का संबंध प्राप्त उद्देश्य से है, यानी पर्यावरण शिक्षण में तुलना कर सकने का संबंध जो प्राप्त उद्देश्य कौन सा है? ज्ञानात्मक से है, समझ से है, अनुप्रयोग से है, या कौशल से है? तो पर्यावरण शिक्षण में तुलना कर सकने का संबंध जो प्राप्त उद्देश्य है वह आपके किससे है दोस्तों? आपके अनुप्रयोग से है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, यानी पर्यावरण जो है एनवायरमेंट स्टडीज है, इसमें उच्च शिक्षा में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? शैक्षिक पर्यटन विधि का, योजना विधि का, खेल विधि का, निरीक्षण विधि का। तो पर्यावरण शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है शैक्षिक पर्यटन विधि का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के पक्ष होते हैं,
इन्वायरमेंट स्टडीज में मूल्यांकन के पक्ष कौन होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के पक्ष आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लेंगे आने वाले भी क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करते हैं। किसके मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक जो है बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करते हैं। तो ये काम किसका है, अध्यापकों का है, अभिभावकों का है, छात्रों का है, विद्यालय का है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पर ही दे दिया गया कि मूल्यांकन द्वारा अभिभावक बालक की योग्यता के अनुसार। तो किसका अभिभावक है, तो अभिभावकों का काम है ये भैया। ठीक है, व्यवसाय का चयन करना तो उसके माता पिता का काम है, अभिभावक का काम है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा का संबंध है जीवन में ऐश्वर्य से है, जीवन की गुणवत्ता से है, प्रकृति शिक्षा से है, या आपके पर्यावरण और शिक्षा से है। तो पर्यावरण शिक्षा का जो संबंध है इन्वायरमेंट स्टडीज का, वह पर्यावरण और शिक्षा से हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यह है दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो पर्यावरण शिक्षा है इन्वायरमेंट स्टडीज है, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है। प्रकृति का अद्यतन ज्ञान, सूचना प्रदान करना, पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, या जनसंख्या के प्रति जागरूकता। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा होती है, कैसी होती है, पर्यावरण संतुलन के लिए होती है या किसके लिए होती है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा है इन्वायरमेंट स्टडीज होती है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, सामाजिक चेतना के लिए। तो पर्यावरण शिक्षा होती है पर्यावरण संतुलन के लिए होती है। पर्यावरण जो शिक्षा पढ़ाया जाता है बच्चों के लिए, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें, पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रह सके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक ज्ञान कराया जा सकता है। अब छात्रों में पर्यावरण का सर्वाधिक ज्ञान कराना है तो किसके द्वारा हम ज़्यादातर करा सकते हैं सर्वाधिक ज्ञान। ठीक है, संगीत की शिक्षा देकर करा सकते हैं, क्षेत्रीय एवं विश्व पर्यटन द्वारा करा सकते हैं, ऐतिहासिक इमारतों द्वारा करा सकते हैं, संसद भवन को दिखाकर करा सकते हैं। तो छात्रों में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक ज्ञान कराया जा सकता है क्षेत्रीय एवं विश्व पर्यटन द्वारा कराया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि है, प्रयोगात्मक होगी, प्रयोग दर्शन होगा, समस्या समाधान विधि होगा, या आगमन विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि हो जाएगी समस्या समाधान विधि। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा है हमारी इच्छा, राष्ट्र हित में शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान किट्स, ठीक है, जैसे आपका स्पोर्ट किट्स होता है वैसे यहाँ पे विज्ञान किट्स है, प्राथमिक विद्यालयों को किस योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी जो विज्ञान के किट्स होते हैं वह प्राथमिक विद्यालयों को यानी 1 से 5 तक की कक्षाओं में किस योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत, ठीक है, औपचारिकेतर के तहत, यूनिसेफ या विज्ञान शिक्षण के तहत। तो विज्ञान जो किट्स होते हैं वह प्राथमिक विद्यालयों को आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण में आधार स्तंभ है। यानी कि जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनके निर्धारण में आधार स्तंभ कौन सा है। विद्यार्थी होगा, शिक्षक होगा, विद्यालय होगा या अभिभावक होगा। तो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण में जो आधार स्तंभ होता है वह विद्यार्थी होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन में किया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज के मूल्यांकन में क्या किया जाता है। शैक्षिक मूल्यों का अंकन किया जाता है, आर्थिक मूल्य का निर्धारण किया जाता है, मूल्य का ह्रास किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन में शैक्षिक मूल्य का अंकलन किया जाता है।
ठीक है, अंकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है, यानी कि दक्षता प्रदान करना, दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है, संज्ञानात्मक पक्ष में होगा, भावात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में या संवेगात्मक पक्ष में। दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव हो जाएगा संवेगात्मक पक्ष में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर आप जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया है, आप लगातार स्टडी डेली क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ आप निराश होकर नहीं जाने वाले हैं। अगर आप अभी तक भी शिक्षक भर्ती में अगर आप ठीक है प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, नहीं निकाल पाए हैं, कंपटीशन क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, तो इस बार मैं दोस्तों बता रहा हूँ 100% सील ठप्पा लगाकर बोल रहा हूँ कि आप इस बार निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सही चीज़ें का सही सिलेबस यहाँ पे आ रहा है, आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार आ रहा है। ठीक है, यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को स्टडी करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है, आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च कर सकते हैं या VKJ97 अगर सर्च करेंगे तो भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल सभी आज सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और पुरानी पीडीएफ फाइल जो मैंने अपलोड किया है वो भी आपको मिल जाएंगी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2-3 प्रश्न और हैं इस वीडियो में दोस्तों। संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है ज्ञान एवं बोध में, संश्लेषण एवं विश्लेषण में, ज्ञान एवं प्रयोग में, ज्ञान बुद्धि योग्यता एवं कुशलताओं में। तो संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है ज्ञान बुद्धि योग्यता एवं कुशलताओं में विभाजित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक अच्छे मूल्य निर्धारण की मुख्य विशेषता होती है, यानी एक अच्छा अगर मूल्य निर्धारण किया जाए उसकी जो मुख्य विशेषता क्या होगी, वैध विश्वसनीय एवं संतुलित हो, सरल अवधारणाओं में शुरू हो, समय के परीक्षण का प्रावधान भी हो। तो एक अच्छे मूल्यांकन निर्धारण की मुख्य विशेषता उपयुक्त सभी होनी चाहिए, समय के परीक्षण का प्रावधान भी हो, सरल अवधारणाओं में शुरू भी हो और वैध विश्वसनीय एवं संतुलन हो। ठीक है दोस्तों, आइए 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक वीडियो पर हम 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है, जो आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर छात्र अधिगम के मूल्य निर्धारण का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक क्लास के बच्चों में जो है छात्र में अधिगम के जो मूल्य निर्धारण का ठीक है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पे बताना है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, पहला यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों के अधिगम में हुई प्रगति को मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से समझना, छात्रों को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में पदोन्नत करना, उद्देश्यों की पूर्ति में आई रिक्तता की पहचान करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से लेकर 5 तक क्लास के बच्चों के अधिगम के मूल्य निर्धारण का जो निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण है वह है छात्रों को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में पदोन्नति करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की किस्म नहीं है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक दो मूल्य निर्धारण होते हैं, तो यहाँ पर आपका अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की किस्म नहीं है, यानी कि यह निगेटिव प्रश्न है। किस्म नहीं है, कौन सी नहीं है यह देखना है। ठीक है, तो खेल के मैदान में देखे जाने वाले व्यवहार का अवलोकन तथा रिकॉर्ड ये तो है भैया। भ्रमण या दौरे के दौरान देखे जाने वाले व्यवहार का अवलोकन तथा रिकॉर्ड ये भी है आपका। बच्चों का कक्षा में व्यवहार का अवलोकन और रिकॉर्ड ये भी है आपका। चौथा जो दिया मौखिक एवं लिखित परीक्षण, ये आपका नहीं है। औपचारिक मूल्य निर्धारण का किस्म आपका मौखिक एवं लिखित नहीं होता है। ठीक है, मौखिक और लिखित जो होता है औपचारिक तौर पर होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की किस्म नहीं है, तो वह आपका मौखिक एवं लिखित परीक्षण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा जायसवाल कोचिंग सेंटर को, और प्यारा भरा लाइक और कमेंट करते जाइएगा ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों कि वाकई में आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको प्रश्न ये समझ में आ रहे हैं। अपना फीडबैक कमेंट में देते रहिए और हम आप तक के लिए इसी तरह की इससे भी बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप लोग
ठीक है, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। तो चलिए, हर भाई बहन से निवेदन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु से, जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, आपका सपना है तो मेरा भी सपना है दोस्तों, ठीक है। मेरा सपना क्या है, आपके सपने को, मेरा जो सपना है उस तक मैं स्थापित करना चाहता हूं, आपको केंद्र बिंदु तक पहुंचाना चाहता हूं, जो आपका टारगेट है वहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, यही मेरा दोस्तों सपना है। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले सभी क्लासेस देखते रहिए और जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।